हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? कमेंट करके अवश्य बताएं। वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस का पीवाईक्यू लेके आई हूँ और ये आज आपका 2018 का प्रश्न पत्र है और 2018 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं सभी सब्जेक्टों की आपको पीवाईक्यू पूर्ण पेडागोजी के साथ मिलेगी। सीडीपी की पीवाईक्यू आपको डेली कराई जा रही है। साथ ही साथ सीडीपी की आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी मिल रही हैं। जीन प्याजे कोहलबर्ग बाइगोस की पर भी वीडियो मिल चुकी है। एनसीएफ 2005 भी आपका कंप्लीट हो गया है। समावेशी शिक्षा भी आपकी कंप्लीट हो गई है। टॉपिक बाई भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ पूर्ण पेडागोजी के साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस कराई जाती रहेगी। तो आज से हम ईवीएस की क्लास आपकी शुरू हो रही है, तो आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। चलो हम पहला प्रश्न लेते हैं अपना और शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूर्व और पश्चिम है, पश्चिम और पूर्व है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आपको अपने भारत की मैप अवश्य आनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ आपको दिशाओं का ज्ञान अपने अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दिशाओं से आपके प्रश्न सीटेट में, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, ठीक है, दोनों में अवश्य पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड एसएसटी में आपके प्रश्न बनते हैं और पेपर फर्स्ट में आपके ईवीएस में दिशाओं से प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे हमारी दिशाओं का ज्ञान ये है, यहाँ हमारा उत्तर होता है और ये हमारा पूर्व होता है, यहाँ दक्षिण होता है और ये हमारा पश्चिम होता है, ठीक है, पश्चिम होता है। गोवा हमारा इधर है और बिहार यहाँ आता है हमारा, और जम्मू कश्मीर हमारा उत्तर में आता है, ठीक है। तो इसकी आपकी स्थिति क्या है? आपको अपने भारत को मैप अवश्य आना चाहिए, कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है, इस तरीके से। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, यानी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, चित्रण कौशल। और ये आप यहाँ देख सकते हो मैपिंग। चित्रण कौशल का अर्थ क्या है? मैपिंग, मैपिंग करना है आपका। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ठीक है, तो क्या ये आपका एनसीईआरटी 1975 है, 2000 है, 1988 है, 2005 है? तो आप प्रश्न पढ़ के ही और सीधे एनसीईआरटी 2005 के साथ चले जाओगे, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है। आपका आयोग ने इसे क्या माना है? तो आयोग ने माना है आपका एनसीईआरटी 1975। अब ये क्यों माना है? क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रश्न आपका घुमा के पूछ लिया गया है। प्रश्न पूछा है कि यानी सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन पढ़ाए जाने की सिफारिश की है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की। अब एनसीईआरटी 2005 हमारा क्या कहता है? एनसीईआरटी 2005 हमारा कहता है कि हमें जो पर्यावरण अध्ययन है इसको अलग विषय के रूप में न पढ़ा करके हमें मतलब कक्षा 3 तक और कक्षा 3 से फिर आगे की कक्षाओं में भी 5 तक, ठीक है, तो किस तरीके से पढ़ाना है? ये अन्य विषयों के साथ एकीकृत करके पढ़ाना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या ये दोनों की बात है, तो एनसीईआरटी 2005 हमारी पाठ्य पुस्तकों की बात करता है कि यानी अन्य विषयों के साथ क्या करना है कि एकीकृत करके पढ़ाना है। तो राइट आंसर आपका है 1975। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं? तो ये इसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है? तो ये जनजातियों के द्वारा ज़्यादा की जाती है, ये जनजातियों के द्वारा। तो ये लोग क्या है, ये घुमंतू होते हैं, आज यहाँ रुके हैं कल यहाँ, ठीक है, इस जगह को इन्होंने छोड़ दिया कल यहाँ, तो ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ जंगलों को साफ करते हैं और वो खेती करते हैं, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर अगली दूसरी जगह जमीन लेते हैं, फिर वहाँ आके खेती करते हैं। इस तरीके से ये स्थानांतरित खेती की जाती है। तो इस राइट आंसर है आपका नंबर 1। और आप हमारे चैनल पर जाकर के हमारी प्लेलिस्ट अवश्य देखा करिएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कहीं से भी जुड़े हो, किसी भी चैनल से जुड़े हो,
तो आप प्लेलिस्ट अवश्य देखा करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी वीडियो एक साथ मिलती हैं, कंटेंट वाइज मिलती हैं, यानी आप वो टॉपिक वाइज अब आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। और मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी हैं, ताकि आपको परेशानी नहीं हो, आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़े। आपको PYQ की CDP PYQ की भी है, और CDP पेडागोजी की है, NCERT की अलग है। आपको सारी प्लेलिस्टें एक एक करके मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य देखा करें। अगला प्रश्न है आपका, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ आपसे नहीं पूछा है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो ये भी आपका सही है, बांध स्वदेशी जो लोग होते हैं उनको उसकी जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, और जल विद्युत सुविधाओं से पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं बड़े बड़े। और ये पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता है, पानी हवा को प्रदूषित नहीं करेगा, ठीक है। ये पानी तो आपसे नहीं पूछा है। तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, और ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हुआ, नंबर 1, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपर्युक्त सभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, ये तीनों ही आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। और कभी कभी प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी इन तीनों के साथ कोई एक गैस और आपको दी जाएगी। तो फिर आपको इन तीनों को याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प। अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। यानी ये मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो राइट आंसर आपका क्या है, आपसे नहीं होते हैं ये पूछा है, ठीक है। यानी मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, ये नहीं पूछा है आपसे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी ठंडे जो रेगिस्तान है, ठीक है, ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। और वृष्टि छाया क्षेत्र उसे कहते हैं जैसे हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है। और मानसून हमारा इधर से चला तो फिर यानी यहाँ आके इससे टकरा के और फिर ये इधर वापस हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी इधर से चलते हैं और ये वापस हो जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ वर्षा नहीं होती है, तो ये हमारी वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाती है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। और ये पीले करने के साथ साथ ये क्या करता है, संगमरमर यानी पत्थरों को कमजोर भी बनाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। और गोलकोंडा किला से आपके हर बार प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश और या पल्लव राजवंश। तो इसका आपका राइट आंसर है नंबर 3, काकतीय राजवंश। अगला प्रश्न है, 15 G/ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका इसमें नंबर 2, 45 G। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार। तो गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार, ये तीनों आपकी क्या हैं, ये तीनों आपकी सदिश राशियां हैं। कैसी हैं, सदिश राशियां हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। यानी प्रकाश जिससे आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है, इस तरीके से आप मान के चलिए। तो यानी प्रकाश एक से दूसरे तरफ नहीं जा सकता है। जैसे आप मान के चलिए कांच है, तो कांच में से प्रकाश पार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लकड़ी का गत्ता लगाएंगे किसी मोमबत्ती, दीपक के सामने, बल्ब के सामने, तो फिर उससे प्रकाश उधर दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जिसके आर पार देखा जा सके वो हमारा पारदर्शी होता है।
और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके वो हमारा अपारदर्शी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, यानी कोई किरण गुजर नहीं सकती, तो ये आपका अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, 60 N। अगला प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है, दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या भार। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। राइट आंसर आपका क्या है, नंबर 3, यानी एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है, ये इसकी सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। यानी इन चारों ऑप्शनों में से सबसे एक बहुत उपयुक्त रणनीति होगी। क्या कक्षा में बहस आयोजित करना। अगर कक्षा में बहस आयोजित करने से बच्चों को हम अधिक संवेदनशील नहीं बना सकते हैं। समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, सिर्फ बच्चों को बड़े बड़े पोस्टर दिखा करके भी हम संवेदनशील नहीं बना सकते, समूह में चर्चा करके भी नहीं बना सकते। सबसे बेस्ट आपका आंसर है, यानी ऑप्शन है नंबर 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। यानी बच्चा जब स्वयं से एक वृक्ष को मतलब पोषित करेगा, उसमें डेली वो पानी देगा, डेली उसको देखेगा किस तरीके से ये पेड़ बढ़ता है, किस तरीके से क्या मतलब इसमें कब अंकुरण हुआ बीज का, ठीक है, अंकुर से कब वो पौधा बना, पौधा से कब वृक्ष बना, तो स्वयं अपनाने से पोषित करता है तो वो क्या होगा, अधिक संवेदनशील बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट अवश्य किया करें। डेली आपको चैनल पर इसी तरीके से प्रैक्टिस मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।